अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारी रिकमेंडेड बुक फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स का टॉपिक नंबर 19.4 है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। बेटा इससे पहले हम लोग टेम्परेचर के बारे में पढ़ चुके हैं कि आखिर टेम्परेचर क्या होता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने हमारे टेम्परेचर स्केल्स देखे, हम थर्मामीटर और सेल्सियस टेम्परेचर स्केल, इसके अलावा हम लोगों ने केल्विन और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल देखे। आज जो हमारा टॉपिक है वो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। टेम्परेचर की में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो कि डिफरेंट मटेरियल्स में पाई जाती है, वो क्या है? थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है कि किसी मटेरियल को जब हीट प्रोवाइड की जाए तो उसमें उसके वॉल्यूम में या लेंथ में उसकी डायमेंशंस में चेंज आए। किसी भी तरह का चेंज हो सकता है, उसकी लेंथ इंक्रीज हो सकती है, उसका एरिया इंक्रीज हो सकता है, उसकी शेप डिफॉर्म हो सकती है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है। तो टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से जो ये बॉडी में चेंज आए और बेसिकली एक्सपैंड हो बॉडी, सिंपली हम पढ़ रहे हैं ज्यादातर अमूमन तौर पे क्या होता है, टेम्परेचर प्रोवाइड करने से हमारी डिफरेंट बॉडीज एक्सपैंड हो जाती हैं, फैलाव का शिकार हो जाती हैं। ठीक है बेटा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये डिफरेंट फेनोमेना में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने यहाँ से सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल करनी, इसकी डेफिनेशन करनी है कि जैसे हम किसी भी बॉडी में चेंज आता है, किसी भी जैसे जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो उसकी वॉल्यूम या कोई भी उसकी डायमेंशन के बारे में बात की जा रही है, तो उसकी डायमेंशन क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इसको कहते हैं हम थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल थर्म से निकला है, मींस हीट, ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू हीट, एंड एक्सपेंशन मींस फैलाव, फैल जाना किसी चीज का। डेली लाइफ में जो हमारे पास यूजेस हैं, क्योंकि ये बेसिक इंजीनियरिंग का इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है और इसको मद्देनजर रखते हुए ही डिफरेंट हम लोग कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं। इसमें फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास दी हुई है एक ब्रिज की। ब्रिज के ऊपर ना इस तरह के जॉइंट्स लगाए जाते हैं जिसमें ये कुछ ना कुछ फॉर्म में गैप्स मौजूद होते हैं। बेटा ये गैप्स रखे जाते हैं। या सेकंड कंडीशन हमारे पास ये है कि जब हम बहुत ज्यादा बड़ी बिल्डिंग्स, हैवी बिल्डिंग्स, जैसे आपने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की या डिफरेंट बिजनेस बिल्डिंग्स देखी होंगी, उनमें आपने देखा होगा कि कुछ जगहों पर ना ऐसे खाली जगह छोड़ी जाती है या उसके अंदर कोई सॉफ्ट मटेरियल रखा जाता है इंसुलेटर के तौर पे, फॉर एग्जांपल फोम, थर्मोपोल टाइप की चीजें यूज की जाती हैं। अच्छा, अब इस गैप का, इन दोनों गैप्स का मकसद क्या है? मकसद क्या है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज हो एटमॉस्फेयर का, फॉर एग्जांपल तेज गर्मियों में, तो हमारा मटेरियल्स, क्योंकि उनके पास एक थर्मल प्रॉपर्टी है कि वो थर्मली एक्सपैंड होती हैं, वो फैलाव का शिकार हो जाएंगी, फैल जाएंगी, उनकी डायमेंशन इंक्रीज हो जाएंगी जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो इस वजह से एहतियाती सूरत हाल की पेश नजर क्या किया जाता है, इस तरह की इंजीनियरिंग टेक्निक्स को यूज किया जाता है ताकि अगर ये हमारी बॉडी सब्सटेंसेस फैले भी, फॉर एग्जांपल ये वाली दीवार फैलाव का शिकार हो या ये वाली दीवार फैले, तो बीच में ऐसा मटेरियल या इतनी जगह मौजूद होनी चाहिए कि फैलने के बावजूद भी ये एक दूसरे पर प्रेशर ना डालें, एक दूसरे को फोर्स ना करें, जिसकी वजह से ब्रिज कहीं बेंडिंग का शिकार ना हो जाए या ब्रिज स्टम्बल ना हो जाए। इसके अलावा हमारी दीवार में क्रैक्स ना आ जाए, वॉल में क्रैक्स ना आ जाए। ठीक है बेटा, तो ये बेसिक टेक्निक्स हैं और इस वजह से हम लोगों को ये टेम्परेचर वाले पार्ट में थर्मल एक्सपेंशन को पढ़ना मस्ट है। अच्छा, अब देखिए असल में ना इसका फेनोमेनन पढ़ते हैं। अब इस वाले पैराग्राफ में ना असल में बताया हुआ है कि ये थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है। हम क्या कहते हैं कि आम तौर पे भी ना उन्होंने एक और एग्जांपल, एक बेसिक डेफिनेशन दी हुई है कि थर्मल एक्सपेंशन इज अ consequence ऑफ चेंज इन द एवरेज सेपरेशन बिटवीन द एटम्स इन एन ऑब्जेक्ट। के किसी भी आम तौर पे हमारे जो भी एटम होता है उसके अंदर एटॉमिक सेपरेशन होती हैं, एटम बिल्कुल जुड़े हुए नहीं होते, एटॉमिक सेपरेशन होती हैं अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻11 मीटर। ठीक है, जबकि हमारे जो एटम्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट कर रहे होते हैं और उनकी आम तौर पर जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 10⁻13 हर्ट्ज। ये नॉर्मल, यानी रूम टेम्परेचर पर ऑलमोस्ट ये कंडीशंस हैं हमारे पास कि एटम के दरमियान में स्पेसिंग इतनी है और वो इतनी फ्रीक्वेंसी से वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि
फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे हैं, ये उसका एम्पलीट्यूड है उसकी क्या कहते हैं उसकी वाइब्रेशंस का, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। जबकि आमतौर पे स्पेसिंग जो होती है वो होती है 10⁻⁻11 मीटर। बेटा 10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर जो है वो 10⁻⁻11 से कई गुना बड़ा है, यानी 10 टाइम्स बड़ा है। जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि एटम्स के पास काफी स्पेस होती है, वो आपस में वो मूव कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। जैसे आमतौर पे हमें पता है कि एटम्स ऑलवेज कीप वाइब्रेटिंग इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर, चाहे वो सॉलिड्स हो, लिक्विड हो या फिर गैसेस हो। लेकिन जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज होता है किसी भी सॉलिड का, तो क्या होता है एटम ग्रेटर पावर में, ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट, जोर 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 से दूर दूर तक वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका एवरेज सेपरेशन भी बढ़ जाता है। आपको ये बैंड थ्योरी का थोड़ा सा नो हाउ अगर है तो आपको पता होगा कि एटम्स के जो बैंड्स हैं वो रेजिस्ट करते हैं कि हम एक दूसरे में मर्ज ना हो किसी तरह। एटम्स एनर्जी लेवल्स एक दूसरे से सेपरेट रहना चाहते हैं, तो एक एटम दूसरे एटम से एक खास फासला बना के रखता है ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो वो एवरेज सेपरेशन भी होता है, जिस वजह से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये असल में फेनोमेनन है इसके पीछे कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट, हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक्सपैंड कर जाते हैं जब उनको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है। अब नेक्स्ट हम इसकी डेरिवेशन, आप इनको टॉपिक वाइज भी वो कर सकते हैं, एग्जांपल कर सकते हैं। पहले थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन, फिर एग्जांपल बेशक दे दें, फिर उसके बाद उसका बैकग्राउंड या उसकी थ्योरी, ये उसका पीछे का प्रिंसिपल या बैकग्राउंड थ्योरी टाइप की है। अब यहाँ से हम लोग क्या करने लगे हैं, अपनी एक्सप्लेनेशन या फिर डेरिवेशन स्टार्ट करने लगे हैं कि हम आखिर थर्मल एक्सपेंशन को डिफरेंट मटेरियल्स में कैसे डिनोट कर सकते हैं, कौन सा एक कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं, या उसमें क्या डायमेंशन हो सकती है, किस तरह हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई भी बॉडी इतना टेम्परेचर मिलने के बाद इतना एक्सपैंड हो सकती है। तो हम लोगों को इन दो वॉल्स के अंदर इतना फासला रखना चाहिए कि एक्सपेंशन के बाद भी ये आपस में इतनी ज्यादा टच ना हो या इतनी ज्यादा एक दूसरे पे फोर्स ना लगा पाए कि क्रैक्स आ जाए या कोई भी तोड़ फोड़ का शिकार हो। ठीक है बेटा। तो इसमें देखिए हमने थर्मल एक्सपेंशन के की डेरिवेशन पढ़नी है। तो हमने क्या पढ़ा है कि थर्मल एक्सपेंशन ना आम तौर पे हमने पढ़ा है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। गुड अप्रोक्सीमेशन कैसे ले सकते हैं कि इफ थर्मल एक्सपेंशन इज सफिशिएंटली स्मॉल relative to an object's initial dimension, the change in any dimension is to a good approximation proportional to first power of the temperature change। यानी कोई भी एक डायमेंशन, फॉर एग्जांपल लेंथ हो गई, विड्थ हो गई या हाइट हो गई, कोई एक डायमेंशन प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के चेंज के, कि उस डायमेंशन में चेंज इन एनी डायमेंशन इज प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर ऑफ टेम्परेचर चेंज, यही बता रहे हैं। यानी हमारे पास जो भी डेल्टा एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा टी के। ठीक है बेटा। इसके अलावा अगर हम लोग कंसिडर करें कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जिसकी इनिशियल लेंथ थी एल आई, किसी भी एक डायरेक्शन के अलोंग, किसी भी टेम्परेचर पर, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, रूम टेम्परेचर हो सकता है। कहते जैसे ही हमारे पास टेम्परेचर में चेंज आता है डेल्टी, माइन्यूट बेशक चेंज आए, 1 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री चेंज आए, तो उसकी वजह से हमारा जो है ऑब्जेक्ट की लेंथ में भी स्मॉल चेंज आ सकता है डेल्टा एल से, जिसको डिनोट किया है। अब ये भी कुछ भी मीटर्स हो सकता है, 1 मीटर 2 मीटर, या इवन के इससे भी स्मॉल चेंजेस डेली लाइफ में आते हैं, 0.001 मीटर तक ऑलमोस्ट। ठीक है। तो अब हम क्या कहते हैं, इस सारी चीज को हम लोग एक कोफिशिएंट के तौर पर डिस्क्राइब करेंगे। हम कहते हैं जो हमारा एवरेज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो किसके इक्वल है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ को डिवाइड कर दिया जाए पर यूनिट चेंज या पर डिग्री चेंज ऑफ टेम्परेचर पे। हमारा जितना भी चेंज इन लेंथ आ रही है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ आ रही है, उसको डिवाइड कर दें हम लोग पर डिग्री टेम्परेचर चेंज पे, तो वो हमारे पास एक कोफिशिएंट वैल्यू देता है जिसको जिसको हम क्या कहेंगे, एवरेज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब पहली बात, ये एवरेज कोफिशिएंट है,
ठीक है, मीन वैल्यू है हमारे पास किसी भी बॉडी के लिए जो हमें कांस्टेंट वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब है किसी भी एक डायरेक्शन में, किसी एक लेंथ में, या वो लेंथ होगी या विड्थ होगी या हाइट होगी, किसी भी एक डायमेंशन में जो चेंज आएगी वो क्या कहलाएगी, लीनियर एक्सपेंशन कहलाएगी। हमने ये इसको डिवाइस कर लिया। हमने क्या कंसीडर किया कि ऑलमोस्ट जब हम स्टडी करते हैं तो ये जो अल्फा की वैल्यू है ना, ये कांस्टेंट रहती है किसी भी एक मटेरियल के लिए। हर मटेरियल का अपना अल्फा की वैल्यू होती है, और वो चाहे जितनी भी टेम्परेचर रेंज रखी जाए, स्मॉल टेम्परेचर चेंजेस के लिए वो कांस्टेंट रहती है। हम क्या करते हैं, इसी वाले इक्वेशन को दोबारा एग्जाम्पल करेंगे। डेल टी भी इधर ले आए, एल आई जो इनिशियल लेंथ है वो भी इधर ले आए, तो हम अपनी फाइनल लेंथ निकाल सकते हैं, यानी चेंज इन लेंथ निकाल सकते हैं पहले। और चेंज इन लेंथ किसके इक्वल है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो इसके थ्रू हम लोग, अगर हमें इनिशियल पता है तो हम फाइनल लेंथ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आखिर हमारी कितनी आएगी। ठीक है बेटा। इसके अलावा जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बताई हुई है वो सिर्फ यही है कि हमारे पास अल्फा का जो यूनिट है वो हम लोग आमतौर पे इस कैलकुलेशन के अंदर पर डिग्री सेल्सियस के अंदर कैलकुलेट करते हैं। आई नो ये स्टैंडर्ड एसआई यूनिट नहीं है, लेकिन इसे पर डिग्री सेल्सियस के अंदर कैलकुलेशन करके सारी रीडिंग्स ली गई हैं, तो इसलिए आमतौर पे हम इसे यही यूज करते हैं। ठीक है बेटा। अब देखें, उसके बाद इन्होंने बताया हुआ है कि ये सारी बात हो गई हमारे पास लेंथ में चेंज करने के लिए। इस लेकिन कुछ वो ऑब्जेक्ट्स होती हैं जिनके अंदर सिर्फ लेंथ में चेंज नहीं आती। कुछ ऐसी मटेरियल होती हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास अल्फा पॉजिटिव होगा जब लेंथ टेम्परेचर के बढ़ाने से लेंथ भी इंक्रीज हो, तो हम इसे कहेंगे कि ये अल्फा पॉजिटिव है। जबकि अगर टेम्परेचर बढ़ाने से हमारी लेंथ डिक्रीज हो, तब हम कहेंगे कि हमारा जो है वो अल्फा क्या है, नेगेटिव है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, मोस्टली ज्यादातर चीजों के लिए ये पॉजिटिव होता है, लेकिन एक कैल्शियम कार्बोनेट इसे बोलते हैं, और इसे सिंपल लैंग्वेज में कैल्साइट भी बोलते हैं। कहते हैं इसकी एक रैंडम प्रॉपर्टी है, मींस वेरी करता है बाकी चीजों से। ये एक डायमेंशन में तो इसकी लेंथ इंक्रीज होती है, ये एक्सपेंड होता है, जबकि दूसरी डायमेंशन में टेम्परेचर बढ़ाने से ही ये क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और इसका जो वो क्या हम कहते हैं कि अल्फा जो है वो क्या है, नेगेटिव है। अब इसकी जो मेन रीजन है वो आगे हमने इंशाल्लाह एक टॉपिक पढ़ना है वाटर के बारे में, तो उसमें ही इसकी एक रीजन भी एक्सप्लेन हो जाएगी कि आखिर ऐसा ये क्यों करता है। ठीक है। अभी हम फिलहाल नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं कि अब हमने पहले पढ़ लिया लीनियर के बारे में, हमने एक डायमेंशन में पढ़ ली, लेकिन हमारे पास ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स की वन डायमेंशन तो नहीं होती, ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स की टू डायमेंशन या मोस्टली थ्री डायमेंशन में हम लोग हमारी डेली लाइफ में हम लोग चीजों को डील करते हैं। तो अब थ्री डायमेंशन में हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक मटेरियल है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है वी आई। वो किसी भी टेम्परेचर पर उसका इनिशियल वॉल्यूम था वी आई। जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो उस पहले वाले अकॉर्डिंग के रिलेशन के अकॉर्डिंग ही डेल्टा, जैसे यहाँ पे है ना डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल आई डेल्टी, हम इसको कह देंगे डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी आई डेल्टी। अब कोफिशिएंट को चेंज करने का हमारे पास मकसद है ताकि हम कैलकुलेट कर सकें कि वॉल्यूम में वो एक डायमेंशन के लिए हमने बीटा इसलिए लिखा है ताकि हम कैलकुलेट करें। आगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और डिस्कस करेंगे कि आखिर ये बीटा थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट के लिए अब बीटा की वैल्यू क्या होगी, आया ये सेम वन डायमेंशन वाली होगी या कुछ डिफरेंट होगी। इसके लिए देखें हमने क्या किया, हमने कहा कि ये हमने उसके लिए निकाल लिया चेंज इन टेम्परेचर के लिए, जबकि बीटा को हमने कह दिया एवरेज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन अब कह दिया। उसे हमने लीनियर एक्सपेंशन कहा था, इसे हमने वॉल्यूम एक्सपेंशन, वो लेंथ के लिए था, ये वॉल्यूम के लिए। अब इस रिलेशन से हम कह रहे हैं कि हम बीटा और अल्फा के दरमियान रिलेशन निकालने लगे हैं कि आखिर ये क्या है। तो हम क्या करेंगे, एक मटेरियल एज्यूम करते हैं जो कि आइसोट्रोपिक है। ठीक है, उसमें क्या है, आइसोट्रोपिक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी तीनों डायमेंशंस बराबर नहीं होती, वॉल्यूम लेंथ अलग होती है, विड्थ की अलग वैल्यू होती है और हाइट की अलग वैल्यू होती है। तो हम इसको कंसीडर कर लेंगे, उसकी डायमेंशन है लेंथ के लिए एल,
विथ के लिए W और हाइट के लिए H। अब वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विथ मल्टीप्लाई हाइट। तो इसका इनिशियल वॉल्यूम एट इनिशियल टेम्परेचर क्या होगा, LWH। अगर हम कंसिडर करें कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है बेटा, ये ना यहाँ पे टेबल दिया हुआ है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अल्फा की वैल्यू के लिए, ठीक है। अल्फा की वैल्यू, ये अल्फा की वैल्यू दी हुई है और ये डिफरेंट मटेरियल्स की बीटा की वैल्यू दी हुई है। आप इसको मेन मेन जो आपको लगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए उसको मेमोराइज कर लेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा देखिए, उसके बाद हम कहते हैं कि अगर हम कंसिडर करें कि ऑब्जेक्ट में के इनिशियल टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज आया है टेम्परेचर में, यानी पहले टी आई था और कुछ डिग्री इंक्रीज हो गया टेम्परेचर प्लस डेल टी हो गया, तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम में प्लस हो जाएगा जो अब चेंज इन वॉल्यूम आया। अब हम क्या करेंगे, इस वाली सारी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, पहले हमारे पास था वी आई इज इक्वल टू एल डब्ल्यू एच। हम क्या कहते हैं, जब v चेंज हो गया v प्लस डेल v में, तो हमारे पास लेंथ चेंज हो जाएगी l प्लस डेल l में, w चेंज हो जाएगा w प्लस डेल w में, और h चेंज हो जाएगा h प्लस डेल h में। देखें उन्होंने इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। इसके बाद उन्होंने क्या किया हुआ है कि हम क्या करते हैं कि जहां ये लेंथ की चेंज है वहां पे हम लोग वो पीछे जो हमने लीनियर वाला फॉर्मूला पढ़ा था डेल एल की वैल्यू वो पुट कर देते हैं। वो क्या थी, ए इनिशियल लेंथ एल मल्टीप्लाई डेल टी, ये है अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। इसी तरह डेल डब्ल्यू की जगह भी वही उसी तरह वैल्यूज पुट कर दी, इनिशियल जो लेंथ थी वो डब्ल्यू पुट कर दी विथ जितनी, और डेल एच की तरह भी एज इट इज। अब क्या किया, इस वाले जो ब्रैकेट है इसमें से एल कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस अल्फा डेल टी, एल बाहर आ गया। इसी तरह इसमें से W कॉमन आ गया, इसमें से H कॉमन आ गया, तो ये बाकी की तीन वैल्यूज ब्रैकेट वाली जो बच जाएंगी उनका क्या आ गया, टोटल क्यूब आ गया। तीन वैल्यूज इकट्ठे होके क्यूब में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद हमने एल डब्ल्यू एच पीछे अभी देखा है कि एल डब्ल्यू एच किसके इक्वल होता है, इनिशियल वॉल्यूम के, इसको वी आई लिख लिया। इसके अलावा जो हमारी ये बाकी सारी चीज है इसको क्यूब हमने खोल दिया। क्यूब खोलने का फॉर्मूला आपको पता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, इस तरह फॉर्मूला है हमारा। दोबारा सुन ले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस थ्री बी ए स्क्वायर, ठीक है। एक दफा इसका स्क्वायर और ये सिंपल, एक दफा इसका स्क्वायर और ये सिंपल, ठीक है बेटा। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि सिंपली वी आई के साथ ना टोटल अपनी इक्वेशन को डिवाइड कर दें। ये भी कर सकते हैं कि इस सिंपल वी आई को इधर डिवाइड में ले जाए तो भी हो जाएगा। इस वी आई को के नीचे भी ये वी आई आ गया और 1 हो गया, इस डेल वी आई के नीचे ये वी आई हो गया और ये वाली वैल्यू बच गई। ये 1 और ये जो ये वाला 1 है, ये 1 और ये 1 एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए, और बाकी हमारे पास ये इक्वेशन बच गई जिसमें ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है। सिंगल जो हमारे पास पावर 1 वाली, ये पावर 2 वाली और ये पावर 3 वाली। अब नेक्स्ट प्रोसीजर में हम चाहते हैं कि कुछ चीजें इसमें से इग्नोर कर दी जाए, कुछ इस वाली साइड में से कुछ जो वैल्यूज है वो इग्नोर कर दी जाए जो ज्यादा इफेक्ट नहीं दे रही हमारी इक्वेशन पे, और हम अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें ताकि हम इसे सॉल्व कर सकें आसानी से। उसके लिए हम क्या कंसिडर करेंगे कि जो अल्फा डेल्टा टी है ना वैल्यू, ये 1 से बहुत छोटी है, ठीक है। चले मान लिया कि यहाँ पे ये कोई 0.0 समथिंग वैल्यू दे भी दे, क्योंकि हमारे पास डेल टी 100 से कम है ना, अल्फा की वैल्यू वैसे माइनस 10 11 में आ रही है, तो ये वैल्यू इस लिहाज से बहुत छोटी है। ये चले इस 1 पावर में तो फिर भी कुछ ना कुछ वैल्यूज पॉइंट्स में दे दे, लेकिन जब इसका स्क्वायर लिया जाएगा तो ये और 0.00 समथिंग बन जाएगी, और जब इसका क्यूब लिया जाएगा तो ये और भी छोटी हो जाएगी। आप 0.1 का ही बेशक स्क्वायर लेके देखें तो वो आ जाता है 0.01, इसी तरह क्यूब लेके देखें तो वो 0.1 से मजीद और छोटी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। इसलिए हम अप्रोक्सीमेट क्या करते हैं कि हम इन दोनों वैल्यूज को कर देते हैं निग्लेक्ट, और अपनी इक्वेशन सिर्फ इतनी सी कंसीडर करके हम इसका डेरिवेशन लेते हैं। ये देखें, इसके हम लोग मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमने क्या किया, वी आई को ले गए इधर, इधर है 3a वी आई प्लस इंटू डेल टी।
अब इस वाली इक्वेशन को डेल वी इज इक्वल टू 3 अल्फा वी आई डेल टी को कंपेयर करें, जो हमने इनिशियली एक इक्वेशन बनाई थी, डेल वी इज इक्वल टू बीटा वी आई डेल टी। सब कुछ कॉमन है, सिर्फ यहाँ बीटा है और वहां पे क्या है, 3 अल्फा है। इसका मतलब है इन दोनों को कंपेयर करने से पता चला कि हमारे पास बीटा किसके बराबर है, 3 अल्फा के बराबर है। अब देखें, जैसे वॉल्यूम में लेंथ का क्यूब होता है, इसी तरह एक्सपेंशन वाले केसेस में भी जो वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है वो लीनियर एक्सपेंशन के कोफिशिएंट के 3 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 टाइम्स, कुछ उस तरह की प्रोपोर्शन वाली बात सिर्फ कर रही हूँ कि उस तरह का प्रोपोर्शन है इसमें भी। जबकि अगर देखें इसी तरह अगर हम लोग एरिया के लिए निकालना चाहें, किसी भी चीज का एरिया निकालना चाहें, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अल्फा। ये हमने उसी कॉन्सिडरेशन के साथ रखा है कि एक डायमेंशन है से 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करना है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, एक डायमेंशन से 2 डायमेंशनल एरिया में कन्वर्ट करना है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है ना, लेंथ 1 डायमेंशन होती है, एरिया 2 डायमेंशन में होता है, उसमें 2 साइड्स होती हैं, लेंथ और विड्थ हो सकती हैं। ठीक है, इसी तरह बीटा 3 डायमेंशन होता है, लेंथ विड्थ एंड हाइट 3 डायमेंशन होती है। ठीक है बेटा, अब इसका जो इन सारी चीजों का ये जो थर्मल एक्सपेंशन बढ़ा, इसका हमने पहले तो यूज देख लिया ना, कि हमने जो ब्रिजेस बनाए हैं या फिर जो वॉल्स बनाई हैं या डिफरेंट और भी इंजीनियरिंग वर्क्स किए हैं, उसमें कैसे गैप रखना है, उसमें कैसे कंसिडरेशन रखनी है कि हमारी चीज काफी लॉन्ग टाइम के लिए सरवाइव कर सके और उसमें क्रैक्स या कोई भी मिस फंक्शन ना हो उसमें। ठीक है, इसके अलावा और भी एग्जांपल है कि जो सिंपल मैकेनिज्म है, हमने ना एक और भी चीज डिवाइस कर ली, हमने ना ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप बना ली। यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने दी हुई है थर्मोस्टेट की, लेकिन इसके अलावा हमारे पास ये जो सिंगल वाली ये जो इस तरह सीधी सी बाई मेटेलिक स्ट्रिप है ना, ये आपने इनिशियल क्लासेस में पढ़ा होगा, ये हमारे पास जो हमारे पास इस्त्री है आयरन, उसमें भी यूज होती है। देखिए इसका फेनोमेनन क्या है कि हमारे पास स्टील और ब्रास जो दोनों चीजें हैं ना, इनका जो है जो है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या है, डिफरेंट है। स्टील कम एक्सपैंड करता है, जबकि ब्रास जो है वो ज्यादा एक्सपैंड करता है, वो ज्यादा जल्दी एक्सपैंड करता है और ज्यादा एक्सपैंड करता है। ठीक है, तो क्या होता है जब हीट प्रोवाइड की जाती है कुछ डिग्री ही ज्यादा, तो क्या होता है हमारे पास मटेरियल जो है ये यूं बेंड हो जाता है। इस बेंड होने की वजह से क्या है, जो ऊपर और मटेरियल मौजूद है उसको टच हो जाएगा, हीट ट्रेवल होना स्टार्ट हो जाएगी। देखें ये चीज शो कर रही है आपको, सरकमफेरेंस से भी पता चल रहा है कि हमारे पास स्टील जो ऊपर वाली चीज है उसका सरकमफेरेंस या वो आर्क छोटी है, जबकि बाहर वाले की आर्क क्या है, बड़ी है। पहले सेम लेंथ की थी रूम टेम्परेचर पे, जैसे ही हायर टेम्परेचर दिया इसकी यूं बेंडिंग हो गई। ठीक है, इसी तरह ये थर्मोस्टेट की एक एग्जांपल है कि थर्मोस्टेट में हम क्या यूज करते हैं, हम चाहते हैं कि जब टेम्परेचर हाई हो तो हमारा जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाए और हमारी चीज डैमेज होने से बच जाए। मोस्टली फ्यूज वगैरह इस तरह के यूज किए जाते हैं जो जल जाता है हाई टेम्परेचर पे। तो ये देखें, तो इसमें क्या है, वही प्रोसीजर है कि हमारा जब हमने ये इस तरह अटैच है रूम टेम्परेचर पे, जैसे टेम्परेचर इवन 5 डिग्री ही बढ़ा है तो हमारी इसकी एक्सपेंशन होने की वजह से हमारी जो स्ट्रिप है वो क्या हो गई है, इससे डिस्प्लेस हो गई है, दूर हो गई है, जिसकी वजह से कनेक्शन ब्रेक हो गया है और हमारी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कॉस्टली हैं या हम कह सकते हैं हमारे लिए नायाब हैं, वो क्या हो जाएं, सेव हो जाएं इसके मेथड से। अच्छा बेटा, उसके बाद ना हमारे हैं क्विक क्विज, ये आपने खुद सॉल्व करनी है कि आपको टॉपिक की कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है। अगर तो समझ ना आए तो हम बुक के लास्ट में इनके आंसर्स भी दिए होते हैं क्विक क्विजेस के जो आप लोग वहां से देख के भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। अदरवाइज सबसे बेस्ट बेटर ऑप्शन तो यही है कि आप इसे खुद करने की कोशिश करें और अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करें अपनी। ठीक है बेटा, उसके बाद अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है चैप्टर नंबर 19 की। इसमें क्या बताया हुआ है, इसी टॉपिक से रिलेटेड, थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड क्या हो बताया हुआ है कि एक रेलवे रोड ट्रैक था स्टील का बना हुआ, उसका एक स्मॉल सेगमेंट हमने कंसिडर किया जो कि जिसकी लेंथ थी 30 मीटर। हमने कहा वो उसका जब टेम्परेचर था 0.0 डिग्री सेल्सियस, ये इनिशियल लेंथ है और ये इनिशियल टेम्परेचर है टी आई।
ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि उसकी लेंथ क्या हो जाएगी जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए, यानी उन्होंने हमें फाइनल लेंथ पूछी हुई है, चेंज इन लेंथ नहीं पूछी हुई। हमारे पास फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ को फाइंड करने का, अल्फा एल आई डेल टी, ये फॉर्मूला पुट करेंगे। अल्फा की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। इसके लिए स्पेशली या मोस्टली केसेस में मोस्ट प्रोबेबल है कि आपका जो भी एग्जामिनर है वो आपको इसकी वैल्यू दे दे हिंट के तौर पर, या इसी क्वेश्चन के अंदर दे दे। अगर तो वो नहीं देता तो आपको ये वैल्यू वैसे एज एन एग्जांपल याद रहनी चाहिए। और आपको पीछे मैं बता चुकी हूँ, ये एक टेबल है जिसमें अल्फा की वैल्यूज दी हुई है। ये देखें, स्टील की वैल्यू 11 इंटू 10 की पावर -6, जबकि बीटा की वैल्यूज भी दी हुई है डिफरेंट मटीरियल्स की। अब इन्हीं वैल्यूज को पुट किया हम लोगों ने, तो हमारे पास क्या आ गई, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.013 मीटर, यानी इतना स्मॉल माइन्यूट चेंज आया है 30 मीटर में। लेकिन अगर बहुत लंबा ट्रैक है, जाहिर है हमारा ट्रैक जो है वो 30 मीटर्स तो नहीं होता, बहुत लंबे लंबे होते हैं, उनमें क्या होता है ज्यादा चेंज आ सकती है। और वो इसलिए सेफ्टी प्रिकॉशंस ली जाती हैं कि उनके अंदर कितना गैप रखा जाए। ठीक है। अब हमने फाइनल लेंथ निकालनी है, तो हमें पता है डेल्टा इज इक्वल टू एल एफ माइनस एल आई। एल आई को इस साइड पे ले जाएंगे, माइनस में था तो इधर प्लस हो गया। एल आई की वैल्यू हमने 30 मीटर पुट की है, जबकि वही प्लस कर दिया इसमें हम लोगों ने डेल्टा जो हमने इसका चेंज निकाला हुआ है। तो हमारे पास टोटल जो है वो लेंथ इतनी आ गई, जो अब फाइनल बन गई है हमारे मटेरियल की। सेकंड वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग कंसिडर करें कि जो हमारे पास एंड्स थे वो रिजिडली क्लैंप किए हुए थे 0.0 डिग्री सेल्सियस पर, कि एक्सपेंशन ना हो, तो हम अगर मतलब क्लैंप कर दिए हो, एंड एंड के साथ जोड़ दिए जाएं 0.0 डिग्री सेल्सियस पर, के तो अब बताएं कि थर्मल स्ट्रेस अब कितना रेल पे पड़ेगा अगर टेम्परेचर हाई हो गया, यानी कितना एक एक रेल दूसरी रेल पर वो लगा रही है, स्ट्रेस लगा रही है, जिसकी वजह से कोई भी मॉल फंक्शन वगैरह हो सकता है। अब इसको ना यूज करने के लिए उन्होंने ना यंग्स मॉडुलस वाला फॉर्मूला यूज किया है, क्योंकि उन्होंने देखे ना आपको थर्मल स्ट्रेस पूछा है। आपको यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला याद होगा, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। आपने यही स्ट्रेस निकालना है और स्ट्रेन को क्या करना है, यंग्स मॉडुलस से मल्टीप्लाई कर देना है। ये यंग्स मॉडुलस y है। टेंसाइल स्ट्रेस किसके इक्वल है, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर के इक्वल होता है ना, जबकि स्ट्रेन को मल्टीप्लाई कर दिया जो कि इक्वल है डेल्टा एल ओवर एल आई। पीछे सारी वैल्यूज दी हुई हैं, ये एफ ओवर ए तो हमने निकालना है। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबल है कि आपका एग्जामिनर दे दे आपको इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर। डेल्टा एल की वैल्यू आप अभी पीछे निकाल चुके हैं 0.013 मीटर, और इनिशियल लेंथ आपको पता है 30 मीटर थी। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये आपको स्ट्रेस की अमाउंट आ गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जितना एक रेल ट्रैक लगाएगी खुद को एक्सपेंड करने के लिए। और अगर उसको जगह नहीं मिलेगी तो क्या होगी, वो बीच में से बेंड हो जाएगी और हमारा जो ट्रैक है पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एग्जाम्पल 19.3 है, इसमें एक थर्मल इलेक्ट्रिक शॉर्ट की एग्जाम्पल दी हुई है। कहते हैं कि हमारे पास ना एक पुअरली डिजाइन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हम लोग जो यूज आम लाइफ में करते हैं। इसमें क्या है कि दो बोल्ट लगाए गए हैं, एक तरफ स्टील का बोल्ट लगा दिया गया है, दूसरी तरफ ब्रास का बोल्ट लगा दिया गया है, और दोनों बोल्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो फासला रखा गया है, वो 5 माइक्रोमीटर का रखा गया है सिर्फ, मीन्स ऑलमोस्ट बहुत कम सा। ठीक है। यहाँ पे स्टील की भी मेजरमेंट दे दी गई है कि इनिशियल हमारे पास स्टील जो है वो 0.01 मीटर का की लेंथ को कवर अप किया हुआ है, जबकि ब्रास ने 0.030 मीटर को। अब वो चाह रहे हैं कि हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस। अब वो कहते हैं कि एट व्हाट टेम्परेचर विल द बोल्ट्स टच, फाइंड करना है वो टेम्परेचर के जिसमें इतनी एक्सपेंशन हो जाए दोनों मटेरियल्स में कि ये वाली जगह जो है आपस में मैसअप हो जाए, यानी दोनों जो हैं बोल्ट्स हैं वो एक दूसरे को टच करने लग जाए। इसकी सिंपल देखें, हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि हम चेंज इन ब्रास, चेंज इन लेंथ ऑफ ब्रास बोल्ट प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील बोल्ट, इसको प्लस कर देंगे, और ये प्लस करके बराबर होना चाहिए डी के वो वैल्यू जितना दोनों के अंदर डिस्टेंस है।
इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इस वाली सिर्फ वैल्यू को कंसिडर करते हुए क्या देखेंगे, इसमें से हमारे पास डेल्टा टी कॉमन ले लिया, बाकी ये जो दो चीजें हैं, जो दो क्वांटिटीज हैं, ये क्या आ गई, इधर डिवाइड में आ गई। अब इधर देखें, ब्रॉस के लिए अल्फा और उसकी इनिशियल लेंथ ब्रॉस की, प्लस जो स्टील के लिए है हमारे पास अल्फा प्लस उसकी इनिशियल लेंथ, इस सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारे पास टोटल बना है चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन उन्होंने हमसे चेंज नहीं पूछा, उन्होंने कहा है कि पहले 27 डिग्री सेल्सियस है, बताएं बाद में कितना हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे टेम्परेचर जो पहले फाइनल जो होगा उसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे हमारे इस ये जो हमारा चेंज आया है, तो हमारे पास टोटल 34 डिग्री सेल्सियस पे, यानी ऑलमोस्ट इतना टेम्परेचर जो हमारा रहता है कॉमन डेज में ही, उतना ही टेम्परेचर हो तो ये बोल्ट से एक दूसरे को टच करने लग जाएंगे। मींस हाई टेम्परेचर अगर इससे ज्यादा प्रोवाइड किया जाए, जैसा कि आमतौर पे अब गर्मियों में 50 डिग्री तक जा रहा होता है, तो उस कंडीशन में हमारा ये जो सर्किट है या जो भी हमारा डिवाइस है, ये अच्छी तरह बिहेव नहीं करेगा और इसके अंदर डिसफंक्शनिंग हो जाएगी। जाहिर बोल्ट बेल्ट हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, बाहर की तरफ पुश हो जाएंगे, और हमारा वो जो डिवाइस है वो एडजस्ट नहीं हो पाएगी अच्छी तरह, और जब एडजस्ट नहीं हो पाएगी तो ठीक से काम नहीं कर पाएगी। अच्छा बेटा, अभी जो आज का एक लास्ट टॉपिक है वो हम कहते हैं कि अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ वाटर है। हमारे पास आम तौर पर जो लिक्विड्स है ना, उनका वॉल्यूम इंक्रीज करता है जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए, क्योंकि उनका जो एवरेज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, सॉलिड्स के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा होता है, 10 टाइम्स ग्रेटर होता है सॉलिड्स के मुकाबले में। लेकिन जो कोल्ड वाटर है, ठंडा पानी है, ये इस वाली जो रूल है इससे इसको सेटिस्फाई नहीं करता। ये एक एक्सेप्शन है कि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसके लिए असल में क्या होता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के अंदर, वो कहते हैं कि हमने इस ग्राफ में अच्छी तरह शो किया हुआ है कि आमतौर पे हमारा जो है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है, हमारे जो है ना वाटर की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। लेकिन एक छोटा सा बम्प आया है यहाँ पे, इस बम को ही एग्जैक्टली शो किया गया है। वो क्या कह रहे हैं, जब 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आया है, तो हमारा क्या हुआ है, डेंसिटी इंक्रीज हुई है, क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम है इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, और जिसकी वजह से डेंसिटी क्या हो गई है, हमारी इंक्रीज हो गई है वाटर की। वो देखिए ये कह रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस वाटर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वाटर का वॉल्यूम कम हुआ है, और वॉल्यूम के कम होने की वजह से हमारे पास डेंसिटी जो क्या है वो इंक्रीज हो गई है। ठीक है बेटा, आपको डेंसिटी का फॉर्मूला भी पता होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई इस मटेरियल की। ये एक एक्सेप्शनल सा बिहेवियर शो किया है, बाकी सारे मटेरियल्स का ऐसे नहीं होता। बाकी सारे मटेरियल जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा और डेंसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। कहते हैं जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है ना, उससे ज्यादा होता है, तो वाटर क्या होता है, वही सेम रूल जो बाकी सब कर रहे हैं, वाटर एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है इस जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाए, और इसकी डेंसिटी जो क्या होती है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है एज पर रूल। ठीक है, 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक नहीं ओबे कर रहा, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर ऑनवर्ड जितना भी जा रहा है वो क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है। कहते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि इसमें टेबल में दिखाई हुई भी है, शो की हुई है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर इसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो कितनी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब देखें उसके बाद ना कि हम कहते हैं कि ये वाटर की एक एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हमने एग्जामिन किया है कि आपने पॉन्ड्स देखे होंगे, तालाब। तालाब क्या होते हैं, ऊपर की तरफ उनमें बर्फ बनना स्टार्ट होती है, बजाय इसके कि वो जमीन वाली साइड से या लोअर पार्ट से बर्फ बनना स्टार्ट हो। देखें, उसमें उन्होंने सिंपली बताया हुआ है कि ये सारा फेनोमेनन आखिर हुआ कैसे, कि पॉन्ड्स में ऊपर वाली तरफ बर्फ क्यों बनती है, नीचे पानी क्यों रह जाता है, जिसमें जो हमारी है वाटर लाइफ है, फिशेस हैं,
वो कैसे जिंदा रह जाती हैं, वो कैसे सरवाइव करती हैं। इसके रीजन क्या है कि जब आमतौर पे हमारा एयर टेम्परेचर यानी हमारा जो माहौलियाती टेम्परेचर है ठंड हो गई, एयर टेम्परेचर क्या हो 7 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस के दरमियान हो, ये ड्रॉप हो जाए 7 से 6 पे, तो क्या होता है वाटर जो है सरफेस वाला वाटर कूल हो जाता है, और उसका कॉन्सिक्वेंटली और उसका जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, उसका वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जो सरफेस वाटर है वो डेंसर है। देखें, जब वॉल्यूम डिक्रीज तो यानी डेंसिटी बढ़ गई। वॉल्यूम, वो जो सरफेस वाटर है डेंसर भारी होने की वजह से नीचे वाले वाटर से भारी होता है, जिसकी वजह से जो वो नीचे वाला पानी जो भी ठंडा नहीं हुआ और अभी उनका वॉल्यूम क्या है, क्या है, कम है उसका वॉल्यूम। ठीक है, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। इसके डेंसर होने की वजह से, भारी होने की वजह से ये क्या करता है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जबकि नीचे से जो लाइट वेट वाटर होता है वो ऊपर हो जाता है। और जब तक 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता नहीं है ना, ये सारी कॉन्टिन्यूशन जारी रहती है। जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस के दरमियान वाला फेज आता है तो ये सारी कॉन्सिक्वेंस रुक जाता है। किस वजह से, कि जो सरफेस का वाटर है वो एक्सपैंड हो जाता है, और एक्सपैंड होने की वजह से एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, कम डेंस, लेस डेंस हो जाता है, यानी लाइट वेट हो जाता है नीचे वाले वाटर की निस्बत। ठीक है, इस वजह से ये मिक्सिंग प्रोसेस रुक जाता है, और इवेंचुअली, और इसी वजह से ऊपर वाला पानी ही फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ऊपर वाला ही लाइट वेट था, उसने ऊपर नीचे जाना छोड़ दिया, ऊपर ही रह गया, और जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता गया ऊपर वाला पानी क्या बनता गया, बर्फ बनता गया, जबकि नीचे वाला पानी जब तक मैक्सिमम टेम्परेचर उधर तक नहीं पहुंचेगा, काफी कुछ लेयर्स तक ही वाटर की लेयर बनती है, जो कि फिर इंसुलेट करना स्टार्ट हो जाती है, मजीद ठंड को नीचे जाने ही नहीं देती। इसकी वजह से नीचे जो हमारे पास है हमारी वो क्या कह रहे हैं, दिस आइस कॉन्टिन्यूस टू बिल्ड, जिसकी वजह से हमारे पास जो बॉटम पे होता है वो रिमेन, वो 4 डिग्री सेल्सियस की पे ही रहता है, जिसकी वजह से फिश और अदर फॉर्म्स ऑफ मेरीन लाइफ वुड नॉट सर्वाइव, अगर ऐसा ना होता तो। लेकिन ऐसा होता है, इसकी वजह से हमारी जो मेरीन लाइफ है वो सर्वाइव है, और हम चाहे जो भी कंडीशन हो जाए वो क्या होती है, उधर बर्फ नहीं बनती। और ये एक नेचर का एक बहुत ही अच्छा फेनोमेनन है, एक एक्सेप्शन भी बेनिफिट में है। तो बेटा आज हमारा यही टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे 19.5 मैक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ एन आइडियल गैस। अभी के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज। आपके जो भी क्यूरीज हो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।